हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द एप्टीट्यूड मैटर्स। मेरा नाम पूजा है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं द वोकैब सीरीज। आप चाहे बैंकिंग की तैयारी करते हैं, एसएससी या फिर एमबीए सीईटी, तो आपको वोकैब कैसे इम्प्रूव करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, चैलेंजेस क्या क्या है, वोकैब को याद कैसे रखेंगे। तो इस वोकैब सीरीज में आपका वोकैब के लिए जो डर है वो कम होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वर्ड्स को याद रख पाएंगे। ग्रुपिंग की हेल्प से हम बहुत सारे स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे। तो आपको अगर वोकैब अच्छा करना है तो इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कीजिए। तो कोई भी ग्रामर वाला सेक्शन हो या फिर वोकैब, दोनों के लिए बच्चों के मन में थोड़ा सा डर होता है। ग्रामर के रूल्स कर ले, उसके बाद ग्रामर का थोड़ा सा डर है वो खत्म हो जाता है। पर वो जो वोकैब सीरीज है उसमें क्या है कि आपको क्या वर्ड्स, आपको अगर वर्ड्स याद रखने क्या बोला जाता है, आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनाइए। नोटबुक में क्या कीजिए, वर्ड्स डेली के डेली 10 वर्ड लिखिए। फिर आपको क्या करना है, साल के एंड में आपके पास 3600 वर्ड्स हो जाएंगे। बट ये मेथड जो है वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं करता। क्यों? आपके पास बहुत सारे वर्ड्स है पर उनमें कोई लिंकेज नहीं है, उनमें कोई भी ग्रुपिंग नहीं किया है। हमारा ब्रेन कोई भी चीज़ तभी याद रख सकता है जब तक उसमें कोई इमोशनल लिंकेज हो या फिर चीज़ों को डिफरेंशिएट किया गया हो। तभी क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को याद रख सकते हैं। मतलब जो वोकैब है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के लिए क्या होता है, हाउ टू रिमेम्बर वर्ड्स। तो वर्ड्स को याद रखने के लिए ब्रेन को क्या होना चाहिए, कोई तो लिंकेज होना चाहिए। सिर्फ लिखने से, सिर्फ मीनिंग फाइंड आउट करने से, आप गूगल पे आपने कोई सर्च किया है, इससे आपका वोकैब इम्प्रूव नहीं होगा। क्योंकि हमारे ब्रेन की एक लिमिट होती है। तो बहुत सारे वर्ड्स हम याद नहीं रख पाएंगे। उसमें कोई तो ट्रिक होनी चाहिए, कोई इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए। जब भी आपको स्कूल में एबीसीडी पढ़ाया गया वो हमें अब तक याद है। पर जो चीज़ें कॉलेज में हुई है वो हमें इतनी याद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बचपन में एबीसीडी पढ़ाई गई, या तो कोई सॉन्ग दिया गया या फिर कोई ट्रिक दिया गया, तो हमारा इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा है। इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा होने की वजह से आपको एबीसीडी अब तक याद है, हम कभी नहीं भूलते हैं। बट ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मतलब डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, ग्रुपिंग होना चाहिए, ब्रेन का कुछ लिंक होना चाहिए, तब क्या कर सकते हैं आप, वर्ड्स को याद रख सकते हैं। अब दूसरा है वोकैब में उसका यूसेज, या फिर उसे क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ वोकैब। तो जो ये वोकैब आप याद करेंगे, एप्लीकेशन कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। तो फर्स्ट आपको दिया गया कोई फिलर, सिंगल फिलर है, डबल फिलर है, कोई सेंटेंस है उसमें कोई ब्लैंक है, आपको क्या करना होता है कि कॉन्टेस्ट वाइज, मीनिंग वाइज एक अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। दूसरा, क्लोज टेस्ट में आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज में कुछ ब्लैंक्स है, आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स को फिल करना है। वहाँ भी किसकी जरूरत होगी, वो क्या आपकी जरूरत होगी। थर्ड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें आरसी फिक्स्ड है कि आएगा। तो आरसी में जो सिनोनिम है, एंटोनिम है, उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स पता होने चाहिए। दूसरा, पूरा आरसी जो है उसका मीनिंग समझने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, वोकैब की जरूरत पड़ेगी, उनके मीनिंग की जरूरत पड़ेगी। मतलब इन तीनों में एप्लीकेशन है जिसका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेटेज ज्यादा है। तो अगर वोकैब अच्छा है मतलब आपका फिलर अच्छा होगा, क्लोज अच्छा होगा, और एंड में आरसी भी अच्छा होगा। अब सेकेंड पार्ट है कि बहुत सारे लोगों को बताया गया है कि अगर पेपर का पैटर्न ज़्यादा वोकैब बेस्ड है तो आप क्या कीजिए, वोकैब पे फोकस कीजिए, आरसी पे कीजिए, ग्रामर पे फोकस मत कीजिए। बट आरसी हो या फिर क्लोज टेस्ट हो या फिर फिलर हो, जब भी कोई वर्ड आप फील करते हैं तो अगर वोकैब है तो उसे ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बच्चों में मिसकंसेप्शन है। अगर कोई वर्ड आप फील कर रहे, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता है, आपको आपको ग्रामर से रिलेटेड चीजें नहीं पता है, तो वो जो वर्ड आपको गिवन है उसका मीनिंग पता होते हुए भी आप वो फिलर को फील नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल चेक कीजिए, इंडिया इज अ डैश। अब आपको दिया है इंडिया, एक सब्जेक्ट है, यहाँ एक आर्टिकल दिया है। आर्टिकल से पता चला ये जो ब्लैंक है इसमें क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए। मतलब ग्रामर के बेस से आप क्या कर सकते हैं, फिलर को फिल कर पाएंगे।
अब इंडिया इज जब भी बच्चों को पूछा जाता है, जनरली कुछ बच्चे कहते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक कैसे फील कर पाएंगे जब आपको एक नाउन की जरूरत है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन पर्सन को होना चाहिए। ये जो चार वर्ड्स है सेम रूट वर्ड से आए हैं, तो मीनिंग पता है आपको, बट आपको ग्रामर नहीं पता है। इससे क्या हो सकता है, आप गलतियां करेंगे। डेमोक्रेटिक एक एडजेक्टिव होता है, अगर एक एडजेक्टिव है आपको चाहिए एक नाउन, मतलब ये क्या होगा, कैंसल आउट होगा। दूसरा है डेमोक्रेटाइज, ये होता है एक वर्ब, आपको किसी वर्ब की जरूरत नहीं है, एक नाउन की जरूरत है, मतलब ये वाला वर्ड फिल नहीं कर पाएंगे। अब आपके पास है डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेट। डेमोक्रेसी होता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डेमोक्रेट होता है एक कॉमन नाउन। अब यहाँ ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। जब भी सिस्टम की बात होती है वहाँ क्या यूज करेंगे, डेमोक्रेसी। किसी पर्सन की बात करनी है, डेमोक्रेट, मतलब अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, डेमोक्रेसी। कैसे फील कर पाए, ग्रामर की हेल्प से। अब नेक्स्ट है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इस सेंटेंस में कंट्री है एक नाउन, ये एक नाउन है, इस वजह से नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एक एडजेक्टिव करेगा। इस वजह से जो लास्ट वाला डेमोक्रेटिक वर्ड आप क्या करेंगे यहाँ, अब आप डेमोक्रेटिक यूज कर सकते हैं। अब जनरली बच्चों को जब पूछा जाता है, बच्चों को पता होती है चीजें क्योंकि एकेडमिक्स में की है, पर क्यों होती है, ग्रामर के रूल्स नहीं पता है। ये एक नाउन था, नाउन को कौन फिक्स करता है, एक आर्टिकल। मतलब आर्टिकल को क्या बोला जाता है, वो नाउन फिक्सर है, नाउन डिटरमाइनर है। बट इस सेंटेंस में आपका जो डेमोक्रेटिक है वो एक एडजेक्टिव है। ये अगर एक एडजेक्टिव है तो इसके साथ आपने आर्टिकल का यूज क्यों किया है। तो बहुत बच्चों को ये पता है कि इस वाले सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, एरर नहीं, क्योंकि हमने एकेडमिक्स में भी सुना है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज अ टॉल बॉय। मतलब पता है कि ये गलत नहीं होता है, पर इस एडजेक्टिव के साथ फिर क्यों आपने आर्टिकल यूज किया। तो अगर बच्चों को पूछा जाता है, ये उनको नहीं पता होता है, क्योंकि ग्रामर में क्या है, ग्रामर में कभी ज्यादा फोकस नहीं किया है, या फिर उनको बोला गया कि बस वो क्या अगर करेंगे उस पे फोकस करेंगे उससे हो जाएगा। पर अगर ग्रामर नहीं पता है तो भी आप क्या नहीं कर पाएंगे, कभी भी ये यूज नहीं कर पाएंगे कि अगर कोई वर्ड आया है तो उसका एप्लीकेशन सही से नहीं पता होगा, अगर रूल्स नहीं पता है। तो इस डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव है उसके साथ ये नाउन है। यह सिर्फ एक वर्ड था, तो एक वर्ड है, इसे क्या कहेंगे कि एक वर्ड, पर यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एडजेक्टिव एक वर्ड है, कंट्री एक वर्ड है। अब ये एक फ्रेज है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहा जाता है, पर इस फ्रेज का नाम है, इस नाउन के लिए आता है एक एडजेक्टिव, इसीलिए हम इसे कहते हैं नाउन फ्रेज। तो ये डेमोक्रेटिक और ये कंट्री, एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस वाले फॉर्मेट को क्या कहेंगे, एक नाउन फ्रेज। तो रूल आपका कहता है कि आपके सेंटेंस में कोई भी नाउन फ्रेज गिवन हो या फिर कोई नाउन गिवन हो, दोनों के साथ आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो आर्टिकल है इस एडजेक्टिव के लिए नहीं आया है, इस पूरे के पूरे नाउन फ्रेज के लिए आया है। मतलब वोकैब के साथ आपको ग्रामर की समझ हो तब आप क्या कर पाएंगे, जल्दी इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है कि अगर आप वोकैब की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें लेवल ऑफ चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। बच्चों को जब वो क्या याद करनी हो या फिर बहुत सारे वर्ड्स करने हो तो चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज है कि हमें ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ड का नहीं पता होता है। जो वर्ड आपको दिया है उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, वो सेंटेंस में एज अ नाउन है, एज अ वर्ब है, या फिर एज अ एडजेक्टिव है। तो रूट सेम रूट वर्ड से अगर कोई वर्ड है तो मीनिंग हमें पता होता है, पर उसका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता होने की वजह से यूसेज गलत हो जाता है। तो एग्जाम्पल चेक कीजिए, कंप्लाई वर्ड है, कंप्लायंस वर्ड है, कंप्लायंट वर्ड, इन सब का अगर रूट वर्ड सेम है तो रूट वर्ड का मीनिंग है आज्ञा का पालन। तो कंप्लाई अगर एज अ वर्ब है, मतलब एक एक्शन है, इसका मीनिंग आएगा आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। नेक्स्ट है कंप्लायंस, कंप्लायंस एक नाउन है, नाउन है इसलिए इसका मीनिंग है आज्ञा पालन। अब नेक्स्ट है कंप्लायंट, तो कोई भी पर्सन है, ये एक एडजेक्टिव है कंप्लायंट। तो किसी भी पर्सन के लिए, सपोज कोई कंपनी का एम्प्लॉय सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है,
तो उस एम्प्लॉय के लिए हम कहेंगे कंप्लायंट एम्प्लॉय, मतलब कंप्लायंट वहाँ क्या बनेगा, आज्ञा पालन करने वाला एम्प्लॉय, मतलब यहाँ ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। तो सपोज कंप्लाई यूज करना है एज अ वर्ब और कंप्लायंस यूज करना है एज अ नाउन। तो एक एग्जांपल चेक कीजिए। एग्जांपल है, किसी कंपनी को बोला गया कि आपको क्या करना है, आपकी जो कंपनी है रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए। तो कंपनी खुद के बारे में क्या कहेंगे, कंपनी कंपनी इज इन कंप्लायंस विथ रूल। कंपनी क्या है, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से है, विथ रूल्स। तो इस सेंटेंस में ये जो इन है, इन प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद आप नाउन को लिख सकते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की नहीं नाउन की जरूरत होती है, इसलिए क्या यूज करेंगे, कंप्लायंस। अब सेकंड है कंप्लाई। कंप्लाई एक वर्ब है, तो वर्ब किसके बाद आ सकता है, तो इसके लिए एक एग्जांपल चेक कीजिए कि एग्जांपल है यू, एग्जांपल है यू हैव टू, यू हैव टू कंप्लाई विथ रूल्स। तुम्हें रूल्स का क्या करना है, आज्ञा पालन करना है। तो टू के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं, मतलब यहाँ किसकी जरूरत है, यहाँ एक वर्ब की जरूरत है, इसलिए आप क्या यूज करेंगे, कंप्लाई यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वर्ड सेम रूट वर्ड है, बट जहाँ उसे एज अ वर्ब होना है वहाँ क्या करेंगे, यहाँ एज अ वर्ब अगर चाहिए आप कंप्लाई का यूज करेंगे। इसी आज्ञा पालन को अगर एज अ नाउन यूज करना है तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है, तो उसे वहाँ यूज करेंगे। कहीं एडजेक्टिव की जरूरत है, फिर आप क्या यूज करेंगे, कंप्लायंट यूज करेंगे। अब नेक्स्ट जो चैलेंज है वो आपका चैलेंज होता है होमो, होमोनेम्स बेस्ड क्वेश्चन। होमो का मीनिंग होता है सिमिलर, मतलब किसी भी वर्ड की स्पेलिंग सिमिलर है, तो सिमिलर स्पेलिंग है बट उसका अगर पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाए, उसका क्या हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आपको अगर आपने कहीं गूगल सर्च किया है, एक वर्ड का एक मीनिंग दिखाई दिया है, हम एक ही जनरली याद रखते हैं, पर एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। मतलब वर्ड्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वर्ड सिमिलर हो सकते हैं बट उनमें हमेशा कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो इसी डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए दूसरा वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो सपोज ये फाउंडर वर्ड है, फाउंडर वर्ड का एक जनरल मीनिंग हम सबको एक पता है, वो क्या है, कि किसी भी चीज का जो संस्थापक है वो क्या है, फाउंडर है। बस यही एक मीनिंग हमें पता होता है, पर जब फाउंडर एज अ वर्ब आता है, ये क्या है, जब एज अ वर्ब है, इसका मीनिंग होता है या तो सिंकिंग ऑफ बोट, एक मीनिंग क्या है, सिंकिंग ऑफ बोट, या फिर कोई भी पर्सन किसी चीज में फेल हो जाता है, तो उसका टू फेल एक मीनिंग है। तो आपको एग्जांपल है अ पर्सन फाउंडर्स इन हिज अटेम्प्ट। तो यहाँ फाउंडर आया है, एज अ वर्ब आया है, मतलब इस पर्सन ने जो भी अटेम्प्ट किए हैं उसमें वो क्या हुआ है, फेल हुआ है। मतलब वर्ड सिमिलर है, होमोनेम है, एक ही वर्ड है, स्पेलिंग में भी डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस कहाँ है, पार्ट ऑफ स्पीच में। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच बदल गया, आपके पूरे वर्ड का मीनिंग बदल गया। तो जब भी आप डिक्शनरी चेक करेंगे, हमेशा क्या करना है, उस वर्ड के लिए जितने में एज अ वर्ब एज अ नाउन क्या क्या मीनिंग है, सारे याद रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी आदत क्या है, हम उस वर्ड के लिए बस जो फर्स्ट आता है, जो फर्स्ट मीनिंग आए वही याद रखते हैं। अब सेकंड आपका वर्ड है डेफाई। अगर आपके सेंटेंस में कहीं डेफाई मेंशन है, इस डेफाई का मीनिंग होता है चैलेंज। अगर ये सेकंड वाला डेफाई एग्जिस्ट करता है, यहाँ होता है एक रूट वर्ड डे, इसका मीनिंग, इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है गॉड। इसी से वर्ड बना है डेटी। डेटी मतलब आपके जो देवता होते हैं या फिर इष्ट देवता होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, डेटी। तो अगर यहाँ रूट वर्ड में गॉड है, मतलब इस वर्ड का मीनिंग भी किसी गॉड रिलेटेड चीज से होता है, तो किसी भी पर्सन को अगर हम भगवान मानने लगते हैं, तो ये सेकंड वाला वर्ड क्या, उस डेफाई क्या है, कि किसी भी पर्सन को आप भगवान मानते हैं। टू कंसिडर समवन गॉड। अब आपको अगर सपोज कोई एक फिलर दिया है, उस फिलर में आपको वर्ड फिल करना है कोई, जिसका मीनिंग है कि
कम बोलने वाला पर्सन। तो लैकोनिक, रेटिसेंट, टैसिटन, इन तीनों का अगर आप मीनिंग सर्च करेंगे तो मीनिंग आएगा कि ये सिनोनिम है एक दूसरे की, और इन सब का मीनिंग होता है कम बोलने वाला। तो अगर आप फिलर को फील करेंगे और उस फिलर के जो ऑप्शन है उसमें तीनों वर्ड आ जाए, अब आपको कंफ्यूजन होगा। आपने तो बस यही याद कर लिया है कि ये कम बोलने वाले के लिए वर्ड्स है, बट वर्ड्स अगर सिमिलर मीनिंग भी देते हैं, थोड़ा सा उनमें हमेशा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को अगर हम रिलेट करेंगे तो याद रख पाते हैं। कि अगर आपने सिर्फ ये रट लिया होता कि ये सिनोनिम है, अब आप चेक करेंगे कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर कोई पर्सन लैकोनिक है, मतलब वो कम बात करने वाला पर्सन होता है, मतलब लेस स्पीकिंग होती है, वो क्या करेगा, कम बात करेगा, मतलब लेस स्पीकिंग, मोर सेंस। तो कोई भी लैकोनिक पर्सन है, मतलब वो जब भी बात करेगा, हो सकता है एकदम कम बात करे, पर बात होगी एकदम लॉजिकल, बात होगी एकदम सेंसिबल। अब उसके उसका नेक्स्ट वर्ड है सिनोनिम, जो है वो रेटिसेंट। रेटिनेंट्स आर से स्टार्ट होता है, इससे याद रखेंगे। रेटिसेंट का मीनिंग होता है जो पर्सन रिजर्व्ड नेचर का है। अब रेटिसेंट का मीनिंग, अगर रिजर्व नेचर है तो जरूरी नहीं कि ये जो पर्सन है वो क्या होगा, शाय होगा। तो रेटिसेंट पर्सन शाय नहीं होता है। अगर प्रोफेशनल फ्रंट पे या फिर अपनी कोई बात रखनी हो, जहाँ जरूरत हो, वहाँ पर्सन अपनी बात एकदम अच्छे तरीके से, ज्यादा वर्ड यूज करने हैं या फिर मिनिमम वर्ड्स में अपनी बात रख पाएगा। पर ये जो पर्सन है रेटिसेंट, वो अपनी पर्सनल चीजें, अपने इमोशंस शेयर नहीं करेगा। मतलब ये जो पर्सन है, ऐसा नहीं है कि वो बात कम करेगा, जहाँ ज़रूरत है बात करेगा, पर अपने इमोशन शेयर करने की बात है, अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करने की बात है। रेटिसेंट पर्सनालिटी अपने ओपिनियंस या फिर अपने व्यूज शेयर नहीं करेगा। अब है टैसिटर्न। अब जो टैसिटर्न पर्सन है, इसका बोलने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग, नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग, मतलब जो टैसिटर्न है, आप उससे बात करते हैं, वो हाँ हाँ कहेगा, पर वो आपकी एक्चुअली बात सुनेगा ही नहीं। ना तो उसकी बोलने में ज्यादा रुचि है, ना सुनने में। तो जो टैसिटर्न पर्सन है वो आपकी बात नहीं सुनेगा। उसी से वर्ड बना है टैसिट अंडरस्टैंडिंग। अब सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आए, आप गेस्ट के सामने मिसबिहेव करते हैं, तो आपकी मम्मी ने आपको आग दिखाई है, मम्मी ने कुछ नहीं कहा है, पर मम्मी की आंखों को देख के आप ये समझ गए कि अच्छा नहीं लगा है, तो आप अपना क्या करेंगे, बिहेवियर एडजस्ट करेंगे। मतलब बिना बोले बात क्या हुई है, शेयर हुई है। तो टैसिट अंडरस्टैंडिंग मतलब बिना बोलने वाली अंडरस्टैंडिंग, बात बोलने की नहीं है, बात करेंगे भी नहीं, फिर भी क्या करेंगे, समझ जाएंगे। सपोज कोई, हमने कॉलेज जब अटेंड किया है, कोई टीचर अपना पढ़ाता जाए, कोई उनकी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, ना अपनी बात रखने में इंटरेस्ट है, हमें तो बस दोस्त के साथ बात करनी है, हम क्या करेंगे, टीचर जब कहेंगे हाँ हाँ कहेंगे, मतलब बोलने में भी नहीं और सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं। वो पर्सनैलिटी क्या है, टैसिटर्न पर्सनैलिटी। मतलब सिनोनिम सिर्फ याद नहीं रखेंगे, उनका यूसेज याद रखेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड्स को यूज किया गया है। क्योंकि एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, पर उनका यूसेज हमेशा अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट है, आपको वर्ड दिया है पोर। तो पोर अगर वर्ड है, ये जब आपके सेंटेंस में एज ए नाउन आता है, तो हमारे स्किन में बहुत सारे पोर्स है, मतलब होल्स है। तो एज ए नाउन होगा कि हमारे बॉडी में क्या है, स्किन में क्या है, कि बहुत सारे पोर्स है। नेक्स्ट जब आता है ये एज अ वर्ब, तो किसी भी चीज में आप बहुत ज्यादा एंगेज्ड हो गए हैं, बहुत ज्यादा उस चीज में डूब गए हैं, तो वो एज अ वर्ब ये मीनिंग देगा कि आप किसी चीज में एब्जॉर्ब हो गए हैं। टू एब्जॉर्ब या फिर टू एनग्रॉस। अब नेक्स्ट है वर्क। अगर आपको दिया है वर्क, जब एज अ नाउन आपके सेंटेंस में आए, इसका मीनिंग होता है काम। कि कोई भी काम दिया जाए, वो एज अ नाउन
बट अब एक एक्शन की बात है, जब एक एज अ वर्ब आएगा वर्क, इसका मीनिंग है काम करना। नेक्स्ट है लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड आपके सेंटेंस में एज अ नाउन आता है। हम सबको लैटिट्यूड का एक ही मीनिंग पता है कि सपोज आपको कोई अर्थ अर्थ का स्ट्रक्चर बताए, इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें क्या बताया गया है, ये क्या है, लैटिट्यूड है। मतलब जब अक्षांश की बात होती है तब जनरली हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। बट लैटिट्यूड का एज अ वर्ब एक डिफरेंट मीनिंग होता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। लैटिट्यूड जब एज अ वर्ब आता है, इसका मीनिंग होता है टू गिव फ्रीडम। किस बात का फ्रीडम दिया जाए, टू डिसाइड और टू चूज। मतलब वर्ड सारे सिमिलर है, ये एक दूसरे के होमोनेम्स है, पर पार्ट ऑफ स्पीच बदल गया है, तब वर्ड का क्या हो जाए, मतलब बदल जाए। तो हमें बस एक ही जनरल मीनिंग याद रखने की आदत है। हमें अब क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, मीनिंग बदल सकता है। इसलिए जब भी डिक्शनरी में कोई वर्ड सर्च करते हैं, अब से हमेशा उसके 2 या फिर 3 सिनोनिम चेक करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, होमोनेम्स बेस्ड चैलेंज बहुत सारे लोगों को क्या करता है, इसकी वजह से आपका आंसर आप मार्क करेंगे, मीनिंग पता है, पर आपको उसका कॉन्टेस्ट वाइज या फिर ग्रामेटिकल प्रोफाइल की वजह से आप गलत मार्क कर देंगे। नेक्स्ट, अब होमोनेम्स बेस्ड कोई फिलर आए, क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, 5 या फिर 7 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं होमोनेम्स पे। फर्स्ट टाइप है, सपोज आपको 2 सेंटेंसेस गिवन है, ये दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कोई एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। बट जब ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, यहाँ एक फिलर होगा, यहाँ एक फिलर। अब आपको क्या करना होता है, इन दोनों सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, कोई इन ऑप्शन में से एक ही अप्रोप्रिएट वर्ड फाइंड आउट करना होता है। ये है टाइप 1। मतलब एक ही वर्ड फिल करेंगे, कॉन्टेक्स्ट वाइज अलग मीनिंग हो सकता है, पर वर्ड का यूसेज क्या है, दोनों में सेम ही वर्ड फिल हो। नेक्स्ट है टाइप 2। सपोज आपको 3 सेंटेंसेस गिवन है, इन 3 सेंटेंस में यहाँ एक फिलर है, यहाँ एक फिलर है, यहाँ एक फिलर। अब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन कैसे दिए होंगे, ए बी सी डी, और फिल करते वक्त ये आपको 2 वर्ड्स के पेयर दिए जाएंगे, ये एक वर्ड, ये एक। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड वाला फिलर है, इसमें आप ये फर्स्ट वर्ड से करेंगे कि दोनों में क्या होगा, ये फर्स्ट वाला वर्ड फिल होगा। जो थर्ड वाला फिलर है, उसमें आप यूज करेंगे ये सेकंड वाला वर्ड। तो ये सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप में आपको दिया होगा कोई पैराग्राफ, ये पैराग्राफ दिया होगा, यहाँ रैंडमली किसी भी जगह फिलर दिए होंगे। सपोज ये 3 फिलर दिए, तो पैसेज में आपको ऑप्शन से कोई एक वर्ड फाइंड आउट करना है। इस पूरा पैसेज रिलेटेड है, पर यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह क्या हो सकता है, एक ही वर्ड का यूज हो सकता है। मतलब कोई एक वर्ड क्या करेंगे, उस पैराग्राफ के फिलर को फिल कर सकते हैं। अब टाइप 4 है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, वर्ड में पूछा जाएगा कि आपको एक वर्ड दिया है, आपको कुछ ऑप्शन दिए गए, सेंटेंस में वर्ड का यूसेज सही है या फिर गलत है, चूज करना है। तो जहां भी इस फिक्स का मीनिंग सही मतलब आपको जितनी मीनिंग पता है फिक्स के, वो मीनिंग है, मतलब आंसर सही है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा मीनिंग आए, ऑड सेंटेंस मिले जिसमें फिक्स का मीनिंग सही नहीं है, आपको क्या करना होता है, ये चूज करना होता है। तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये फर्स्ट ए दिया है, कैन यू फिक्स द डेट ऑफ मीटिंग, यहाँ फिक्स वर्ड आया, इसने मीनिंग क्या दिया है कि क्या आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि मीटिंग कब है। मतलब आप किसी चीज को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे या फिर सुनिश्चित करेंगे कि उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे क्या हो, मीटिंग हो। तो इसमें ये फिक्स का मीनिंग है। नेक्स्ट है आई एम इन अ फिक्स। अब फिक्स का मीनिंग क्या है, कोई पर्सन फिक्स में है, मतलब क्या है, वो किसी कंफ्यूजन में है, डिलेमा में है या फिर क्योज में है।
अब नेक्स्ट है हैव यू टेकन योर डेली फिक्सेस। अब यहाँ किस फिक्स की बात हो रही, ना तो सुनिश्चित की बात हो रही, ना कंफ्यूजन की। यहाँ आपने डेली के फिक्सेस ली है, मतलब यहाँ बात हो रही है। यहाँ फिक्स वर्ड मीनिंग देता है कि आपने अपनी मेडिसिन या फिर दवाई टाइम पे ली या फिर नहीं ली। मतलब यहाँ फिक्सेस मेडिसिन का मीनिंग देता है। काइंडली फिक्स माई कार, यहाँ कार को किसकी बात हो रही है, कार को यहाँ फिक्स करने की मतलब रिपेयर करने की बात हो रही है। मतलब ये चार के मीनिंग के अलावा कोई अनएप्रोप्रिएट इनएप्रोप्रिएट सेंटेंस आपको दिखाई देता, वो क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा। मतलब एक जो वर्ड है उसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है लेवल 3 वाला चैलेंज। लेवल 3 चैलेंज क्या है, कॉनोटेशन, कोलोकेशन, कॉन्टेस्ट। अब मतलब क्या है कि आप कोई भी वर्ड यूज करते हैं, हो सकता है एक दूसरे के सिनोनिम है, पर आपको हमेशा उनका कॉन्टेस्ट चेक करना है कि ये जो वर्ड आया है पॉजिटिव कॉन्टेस्ट में आया है, या फिर ये जो वर्ड है निगेटिव कॉन्टेस्ट में आया है, या फिर ये जो वर्ड है किसी न्यूट्रल कॉन्टेस्ट में आया है। तो आपको चार वर्ड्स गिवन है। फर्स्ट है स्लिम, स्वेल्ट, स्लेंडर एंड स्किनी। इन सबका मीनिंग होता है कि कोई पर्सन क्या है, पतला है। अब स्लिम जब आपके सेंटेंस में आता है, स्लिम होता है न्यूट्रल। मतलब अगर आपने किसी को कहा कि वो स्लिम है, मतलब ना तो अच्छा कहा ना तो बुरा कहा, न्यूट्रल ओपिनियन है। बट आपने किसी को कहा कि आप थिन है, बट किस तरह, ग्रेसफुल है, अट्रैक्टिव है। मतलब स्वेल्ट या फिर जो स्लेंडर है वो आते हैं किसी पॉजिटिव कॉन्टेस्ट में, जब कोई थिन है पर अट्रैक्टिव सेंस में ग्रेसफुल है, इस वजह से। अब नेक्स्ट है आपने किसी को स्किनी कहा है। अब स्किनी एक निगेटिव मीनिंग देता है, मतलब कॉन्टेस्ट वाइज क्या है, निगेटिव है। अब कोई इतना पतला है कि जितना नहीं होना चाहिए, मतलब वर्ड्स के मीनिंग सिमिलर है, कॉन्टेस्ट वाइज क्या है, डिफरेंशिएट किया गया है। अब नेक्स्ट है फेमस, नोटोरियस एंड नोन। अब जब भी बताया जाएगा कि कोई पर्सन फेमस है, नोटोरियस है, नोन है, ये भी क्या है, मीनिंग सेम है कि कोई पर्सन को बहुत सारे लोग जानते हैं, पर कॉन्टेक्स्ट वाइज डिफरेंस है। कोई पर्सन है जिसे अपने अच्छे काम के लिए जाना जाता है, मतलब ये फेमस क्या है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। किसी पर्सन को जाना जाता है अपने गुड एक्ट की वजह से, मतलब पर्सन क्या है, फेमस है। अब नोटोरियस को याद रखेंगे, एन से स्टार्टिंग होती है, मतलब निगेटिव। तो नोटोरियस को यूज किया जाता है किसी भी निगेटिव कॉन्टेस्ट में। कोई भी पर्सन अपने बुरे काम के लिए, बुरे एक्ट की वजह से सारे लोग उसे जानते, मतलब उसके साथ बताएंगे कि वो पर्सन क्या है, नोटोरियस है। मतलब उसे लोग क्यों जानते हैं, क्योंकि उसने कोई बुरा काम किया है, कुख्यात पर्सन है। अब जो नोन वर्ड है, नोन वर्ड होता है न्यूट्रल। तो नोन होता है न्यूट्रल कॉन्टेस्ट में, पर सपोज आपको इसे पॉजिटिव बनाना है, फिर आप कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव उसके साथ ऐड कर सकते हैं, जो क्या बनाएगा उसे पॉजिटिव। तो अगर नोन को पॉजिटिव बनाना है, हम कहेंगे वेल नोन। और वेल नोन क्या बना है, एक पॉजिटिव कॉन्टेस्ट में वर्ड आया है। मतलब जब भी वोकैब में चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस क्या है, या तो आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ड की नहीं पता है। जब छोटा सेंटेंस होता है हम पता लगा पाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर नाउन, एडजेक्टिव, सारी चीजें पता होती। बट कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उसमें एक बड़ा सेंटेंस आ जाए, फिर हमारा कंफ्यूजन बढ़ता है, फिर हम नहीं पता लगा पाते जल्दी। तो इस वजह से ग्रामेटिकल प्रोफाइल ना पता होने की वजह से क्या होते हैं, ये चैलेंजेस आते हैं। या फिर सिमिलर स्पेलिंग है, हमें जनरली क्या आदत होती है, हम क्या करते हैं, बस एक ही मीनिंग चेक करते हैं, उसी को याद रखते हैं। पर जब आपका वर्ड है, उसका अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल बदल जाए या फिर होमोनेम से, उस वजह से क्या हो सकता है, उसके मीनिंग में चेंज हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पर अगर आपको अपने वोकैब इम्प्रूव करने हैं, तो आज ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी से आपके क्या बनेंगे, वोकैब अगर आपको अच्छा करना है, आपको एक अप्रोच सीखनी है, तो डेली के डेली चैनल को फॉलो कीजिए। बाय, टेक केयर।